मेरा नाम कव्या है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं अभी किचन का काम करके अपने कमरे में आकर बैठी ही थी जब अचानक मेरी सास की आवाज मेरे कानों से टकराई। मैं तुरंत ही कमरे से बाहर आ गई। मेरी सास ही एकमात्र ऐसी थीं जिनसे मुझे बहुत डर लगता था। मेरे पति भी थे। उनका गुस्सा भी हमेशा मुझ पर सवार रहता था। वजह मेरा बांझ होना था। मेरी शादी को पूरे 10 साल हो गए थे, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे अब तक औलाद नहीं दिया था। इसी कारण से मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था। जब मैं कमरे से बाहर आई तो सामने बरामदे में मेरी सास बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, "ऐ बांझ औरत, पहले भी मैंने तुझे समझाया था कि तू मेहमानों के सामने मत आना, मगर शायद तुझे मेरी बात समझ नहीं आती।" वह गुस्से में दहाड़ रही थी और मैं बुरी तरह सहम चुकी थी। मैंने सिर झुका लिया। वह आगे बोली, "आने दे, आज मैं तेरे पति को तेरी अक्ल सही करवा दूंगी। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जरा सा भी शर्म नहीं है। एक इंसान तुझे कह रहा है कि ऐसा मत कर, यहां मत आ, मगर तू ढीठ की तरह वही काम करेगी जिससे तुझे रोका जाए।" मेरा दम निकलने के करीब आ गया था। मैंने सहमते हुए और नमी भरी आवाज में कहा, "मम्मी जी, मैं तो सिर्फ चाय लेकर आई थी। आप किचन तक कैसे आती? मैंने तो आपका ही ख्याल किया था।" मैं अभी कुछ और कहती कि उससे पहले ही उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, "कोई जरूरत नहीं है मेरा ख्याल करने की। तेरी वजह से उन औरतों ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं जिसकी कोई हद नहीं। सब मुझे यही सलाह देकर गई हैं कि अपने बेटे को कहो कि इस बांझ औरत को तलाक दे दे और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दे ताकि हमें औलाद मिल सके। पता नहीं कहां से हम तेरे जैसी औरत को उठा लाए हैं। जा यहां से।" वह इतनी जोर से दहाड़ी कि मैं बुरी तरह सहम गई और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। ये कैसी परिस्थिति मुझ पर आई थी। कई बार दिल चाहता था कि मैं खुद को खत्म कर लूं, मगर मैं बेबस थी। मेरे बूढ़े माँ बाप थे जिन्होंने मुझे कहा था, "लाडो, कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपना घर बसाना है। अच्छी बेटियां अपना घर बसा कर रखती हैं।" यही वजह थी कि मैं अपने पति के हर जुल्म और अपनी सास का हर ताना सह रही थी। थोड़ी देर बाद घर के दरवाजे पर खटखट हुई। यकीनन मेरे पति आ चुके थे। मैं तुरंत ही बाहर आई। सहमी हुई निगाह से मैंने अपनी सास की तरफ देखा जो बैठी हुई पान चबा रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे पति खड़े थे। मैंने अंदर आने का रास्ता दिया, लेकिन उन्होंने मुझ पर एक क्रोध भरी निगाह डालकर अंदर कदम रखा। उन्हें सिर्फ अपनी जरूरतों के समय ही मुझसे मतलब होता था। इसके अलावा तो वह मुझे देखना भी गवारा नहीं करते थे। मैं चुपचाप किचन में चली गई और उनके लिए पानी लेकर आई। मैंने उनकी तरफ पानी बढ़ाया, लेकिन अचानक उन्होंने वह गिलास दूर फेंक दिया और अपनी जगह से खड़े होकर मेरे बालों को अपनी सख्त पकड़ में ले लिया। मेरा दम निकलने के करीब आ गया। वह मेरे बालों को झंझोड़ते हुए बोले, "माँ जी की बात तुझे समझ नहीं आई?" आगे उन्होंने कहा, "अगर तुमने मेरी माँ की बात को वैल्यू नहीं दी तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जाओ यहां से।" वह गुस्से से दहाड़े थे। मैं बुरी तरह से रोते हुए अपने कमरे के अंदर चली गई। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। माँ बाप की पसंद से शादी की थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे सुकून नहीं मिला। मैं अपनी सास और पति का बहुत ख्याल रखती थी, मगर उन्हें मुझसे कभी भी कोई खुशी हासिल नहीं होती थी। उनका कहना था कि वही औरत अच्छी होती है जो फल देती है, और जो औरत बांझ हो उसकी समाज में कोई औकात नहीं होती। यही वजह थी कि मैं उनके लिए जितना भी कर लेती, वह लोग मुझे कभी कोई सुकून नहीं देते थे। अभी मुझे कमरे में बैठे कुछ ही देर हुई थी कि मेरे पति ने मुझे फिर से पुकारा और तुरंत खाना लगाने को बोलकर वॉशरूम चले गए। मैंने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे और उनके लिए खाना लगाना शुरू कर दिया। मेरे ससुर का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। जब तक वह इस घर में थे तब तक मेरी जिंदगी थोड़ी बेहतर थी। मेरी सास मुझ पर कम गुस्सा किया करती थी, क्योंकि मेरे ससुर हमेशा कहते थे, "हम किसी और की बेटी को अपने घर लाए हैं। अगर हम किसी की बेटी की जिंदगी को बर्बाद करेंगे तो वह ऊपर वाला हमें माफ नहीं करेगा, बल्कि हमें भी किसी न किसी तरह से तकलीफ में डालेगा।" लेकिन जब से मेरे ससुर का देहांत हुआ तब से मेरी जिंदगी और भी बदतर हो गई थी। मैंने बरामदे में ही दस्तरख्वान लगा दिया। मेरे पति वॉशरूम से आकर वहीं बैठ गए और अचानक मेरी तरफ देखते हुए बोले, "तुम अंधी हो? तुम्हें घर के अंदर गंदगी नजर नहीं आती? कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि मुझे घर साफ सुथरा पसंद है, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती।" वह गुस्से से चिल्ला रहे थे।
मैं और भी सहम गई कि अब मैंने क्या कर दिया। मैंने तुरंत ही बरामदे पर एक नजर डाली तो देखा कि पूरा बरामदा साफ था। वह आगे बोले, हाँ हाँ देखो, कहीं तो नजर आएगी तुम्हें वह गंदगी। उनका अचानक से चिल्लाना मुझे अजीब सी हालत में डाल रहा था। मैं बुरी तरह से उलझ चुकी थी। तभी मेरी सास ने दरवाजे के पास रखे कचरे की तरफ इशारा किया और गुस्से से बोली, ये कचरा तुम्हें नजर आ रहा है बीबी, इसे जाकर बाहर फेंकाओ, कल से यहाँ पड़ा हुआ है। तुम्हें तो घर की बिल्कुल फिक्र नहीं है। बस काम करो और जल्दी से कमरे के अंदर चली जाओ ताकि आराम कर सको। यही तुम्हारी पत्नी को करना आता है। मैं तुरंत ही बोली, अभी फेंक आती हूँ। हालांकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने सुबह भी नाश्ते में कुछ नहीं खाया था। मैंने यही सोचा था कि दोपहर में इन लोगों के साथ ही खाना खा लूंगी, लेकिन फिलहाल मैंने घर का सुकून बनाए रखने के लिए चुपचाप जाने में ही भलाई समझी। मैंने जल्दी से कमरे से अपनी चादर उठाई और खुद पर डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। अच्छे से सारा कचरा समेटकर मैं कूड़ेदान की तरफ चल दी। मेरा दिल अजीब सी हालत में था। कई बार मुझे इतनी जोर से रोने का मन करता कि ऐसा लगता जैसे मेरे दिमाग की नसें फट जाएगी। हर औरत के लिए यह समय बहुत मुश्किल होता है। मैं भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती रहती थी कि भगवान मुझे बच्चा दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक बच्चा दे दे। कहते हैं ना, कुछ प्रार्थनाएं किसी और तरीके से पूरी होती हैं। मैं लंबी दूरी तय करके कूड़ेदान के पास पहुंच गई थी। वहां चारों ओर भी काफी कचरा बिखरा हुआ था। मैं अभी कचरा फेंकने ही वाली थी कि अचानक मुझे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं एकदम अपनी जगह पर ठिठक गई। मैंने कचरा फेंक दिया और चारों ओर ध्यान से देखने लगी। मुझे यही लगा कि कोई माँ बाप अपने बच्चे के साथ कचरा फेंकने आए होंगे, लेकिन मैंने चारों ओर नजरें घुमा लीं और मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मैंने तुरंत ही अपनी नजरें कचरे की ओर बढ़ाई। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे और मैंने सोचा कि शायद मेरी सोच सही निकली। कचरे के बिल्कुल पास एक काले रंग के शॉपिंग बैग के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बहुत सोचकर उस बैग के पास पहुंची। जब मैंने उस बैग को हाथ लगाया तो मेरा दम निकलने के करीब आ गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं सांस लेना भी भूल गई हूँ, क्योंकि उस काले बैग के अंदर कोई कचरा नहीं बल्कि एक इंसानी वजूद मौजूद था। मैंने चारों तरफ नजरें घुमाईं, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने तुरंत ही वह काला बैग खोला। जब मैंने बैग नीचे किया तो उस बच्चे का चेहरा देखकर न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी गुदगुदी महसूस हुई। वह एक लड़की थी। यकीनन वह किसी की नाजायज औलाद थी। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी अभी पैदा किया गया है और कुछ ही देर पहले यहाँ फेंक दिया गया है। मैंने उस बच्ची को सीने से लगा लिया और कचरे से बाहर आ गई। मेरा दिल अब अजीब सी हालत में था। मैं सोच रही थी कि अब इस बच्ची का क्या करना है। मेरा दिमाग मुझे एक ही सलाह दे रहा था कि इस बच्ची को मैं अपना लूं। मेरे पास औलाद नहीं है, मैं इसे रखकर अपने पास पाल लूंगी। लेकिन तभी मुझे अपनी सास और अपने पति का ख्याल आया। न जाने वे लोग मुझे और इस बच्ची को स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन मैं हिम्मत हारना नहीं चाहती थी। मैं इस बच्ची को अब यहाँ नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि मेरी इंसानियत इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। मैंने अपनी चादर संभाली और इस बच्ची को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ गई। मेरे लबों पर बस एक प्रार्थना थी कि मेरी सास और मेरे पति इस बच्ची को अपना लें। जब मैं घर से कचरा लेकर निकली थी तब भी मैंने यही प्रार्थना मांगी थी कि ऊपर वाला मुझे औलाद दे दे। और जब मुझे उसने बच्चा दे दिया तो मेरे मुंह से अब एक ही प्रार्थना निकल रही थी कि मेरे पति और सास इस बच्ची को अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मेरी नजर मेरी सास पर पड़ी। वह बरामदे में चारपाई पर सो रही थी। मेरे पति घर के अंदर मौजूद थे। घर का दरवाजा खुलते ही मेरी सास की आंख खुल गई थी। वह फौरन ही उठकर बैठ गईं और मेरी तरफ देखते हुए बोली, यह दस्तरख्वान उठा देना। वह अभी कुछ और कहती, उससे पहले ही उनकी नजर उस बच्ची पर गई और वह बिल्कुल खामोश हो गई। यकीनन वह हैरान थी कि यह बच्ची किसकी है। अचानक वह मेरी तरफ देखते हुए बोल पड़ी, यह बदचलन औरत, यह किसका बच्चा लेकर आई है? तूने किसके साथ ये आवारगी दिखाई है? जबकि मैं जो उन्हें यह सब बताने ही वाली थी, एकदम ठिठक कर उन्हें देखने लगी। मेरे पति भी मेरी सास की आवाज सुनकर बाहर आ गए थे और मुझे बच्चे के साथ देखकर उनके माथे पर भी बल पड़ गए। वह भी मुझे देखते हुए बोले, ये सब क्या है? किसका बच्चा है यह?
मैंने गहरी सांस लेते हुए उनकी तरफ देखा और कहा, मैं अभी कूड़ेदान के पास गई थी। वहीं पर किसी ने इस बच्चे को फेंका हुआ था। मैं ऐसे तो इसे छोड़कर नहीं आ सकती थी, इसलिए इसे यहाँ ले आई। हम इसे पाल लेते हैं, हमारी भी तो कोई औलाद नहीं है। मैं अभी और कुछ कहती, उससे पहले ही मेरी सास अपना माथा पीटते हुए बोली, बस यही दिन तो देखना रह गया था। देख ले विक्रम, तेरी बीवी ने कैसा गुल खिलाया है। ये उसी की नाजायज औलाद है। ये हमसे छुपा रही है। इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी सास अचानक वावेला मचाने लगी, जबकि मैं उन्हें फटी फटी आंखों से देख रही थी कि वह किस तरह की बात कर रही हैं। मैं तो कभी गर्भवती ही नहीं हुई, तो ये बच्ची मेरी कैसे हो सकती है। मैं अपने पति को वह बच्ची दिखाते हुए बोली, देखिए, ये एक नवजात बच्चा है, बिल्कुल अभी अभी पैदा हुआ है। मैं कैसे इस बच्चे की माँ हो सकती हूँ। मैं अपनी बात पूरी करती, उससे पहले ही मेरे पति पास आए और मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मारते हुए बोले, मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बदचलन औरत। तुम्हारी जैसी आवारा औरत को मैं अब अपने साथ नहीं रख सकता। मेरी बर्दाश्त थी जो तुम्हें 10 साल तक अपने साथ रखा। तुम्हारी जैसी औरत को तो 2 महीने बाद ही घर से निकाल देना चाहिए था। लेकिन अब यह काम करने में मैं देर नहीं करूंगा। अभी के अभी तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। यह कहते ही उन्होंने मेरा बाजू अपनी सख्त पकड़ में लिया और मुझे दरवाजे से बाहर कर दिया। मैं पागलों की तरह उनका दरवाजा पीट रही थी कि यह आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह बच्चा मेरा नहीं है, मैंने इसे कूड़ेदान से उठाया है। मगर न मेरी सास ने दरवाजा खोला और न मेरे पति ने। मोहल्ले के लोग भी दरवाजे के पास इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। मैंने एक बार फिर अपने पति को आवाज लगाई और रोते हुए बोली, भगवान के लिए विक्रम, मेरे हाल पर रहम खाइए। क्यों आप ऊपर वाले के कहर से नहीं डरते? कुछ तो अक्ल से काम लीजिए। ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? मैं आपके साथ ही रहती हूँ। क्या आपने मुझे गर्भवती होते देखा है? मगर न मेरे पति ने दरवाजा खोलना था और न उन्होंने खोला। मैं काफी देर तक दरवाजे के पास ही खड़ी रोती रही। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक ही मेरी निगाह उस बच्ची पर गई थी और जैसे ही मैंने उसके माथे पर हाथ रखा तो बच्ची बुखार से तप रही थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। उसका चेहरा लाल सा हो रहा था और अचानक उसने रोना भी शुरू कर दिया था। यकीनन उस बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने एक नज़र अपने ससुराल पर डाली और सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़कर अस्पताल की तरफ बढ़ गई। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि उस बच्ची को कुछ न हो। बेशक इस बच्ची की वजह से मेरा घर तबाह हो गया था। मेरे पति और मेरी सास मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे, मगर इन सब चीजों में उस बच्ची का कोई कसूर नहीं था। मुझे मालूम था कि मेरी सास और मेरे पति किसी भी एक मौके की तलाश में थे जो मैं कभी उन्हें नहीं देती थी। मगर अब उन्हें यह छोटा सा मौका मिल गया था जिसे वे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं थे। मैं भागते दौड़ते अस्पताल पहुंची और फौरन ही रोते हुए कहा, मेरे बच्चे को देखा जाए। तुरंत डॉक्टर सामने आ गए और उस बच्ची का चेकअप करने लगे। चेकअप के बाद उन्होंने मुझे कुछ सलाह देकर भेज दिया। मैं अभी अस्पताल से निकल ही रही थी कि अचानक एक औरत ने उस बच्ची के चेहरे पर नजर डाली। वह मुझे शक भरी निगाहों से देखते हुए बोली, ये बच्ची कहाँ से आई आपके पास? मैं एकदम डर गई और घबराते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? उसने मुझे देखकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं उस औरत को फटी फटी आंखों से देखने लगी। मैंने बेखुदी में कहा, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? उस औरत ने सिर को हल्की सी झटका दिया और बोली, यही दुनिया है, यहाँ सब कुछ हो जाता है। यह कहकर वह औरत मेरी साइड से निकल गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पत्थर की बन गई हूँ। मैंने अचानक ही उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई इंसान किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे मुंह से बस यही अल्फाज निकल रहे थे। कुछ देर तक मैं अस्पताल में ही खड़ी रोती रही। फिर एक हौसले के साथ अस्पताल से बाहर निकली। मैंने सोच लिया था, कुछ भी हो जाए, मैं इस बच्ची को अब अकेला नहीं छोड़ूंगी। आखिर इस बच्ची का क्या कसूर था? उसने किसी का क्या बिगाड़ा है जो उसके साथ इतना बुरा हो रहा है? फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैं भी तो किसी की बेटी हूं, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? मैंने रोते रोते आसमान की तरफ देखा। शाम के साए ढल चुके थे।
मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। ये एक नवजात बच्चा मेरी गोद में था और मेरे पति का कहना था कि मैं आवारा और बदचलन हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि मेरे माँ बाप भी मेरा साथ नहीं देते थे। मगर एकमात्र ठिकाना उनका घर ही था। इसीलिए मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और उनके घर की तरफ बढ़ गई। दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि सब ठीक हो जाए। मुझे यह बच्ची चाहिए थी और अब मुझे अपना पति नहीं चाहिए था। हर इंसान को जीने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है और न जाने क्यों मेरा सहारा अब इस बच्ची में दिख रहा था। अंदर आते ही मेरी नजर मेरे बूढ़े पापा पर पड़ी, जो यकीनन अभी अभी दफ्तर से आकर बैठे थे। मम्मी किचन में खाना बना रही थीं। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, वे खुश होकर मेरे पास आईं। मगर अभी वे मुझे गले लगातीं, उससे पहले ही उनकी नजर उस बच्ची पर गई जो मेरी गोद में थी। वे मुझे देखकर हैरान होकर बोलीं, "ये बच्चा किसका है और तुम इतने दिनों बाद आई हो? थोड़ा भी माँ बाप का ख्याल नहीं है?" वो यही समझ रही थीं कि मैं पड़ोस के किसी बच्चे को अपने साथ ले आई हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही बच्चों का बहुत शौक था। मगर ऊपर वाले ने मेरी इस दुआ को कभी कबूल नहीं किया। मैं मम्मी की तरफ देखकर बोली, "मेरा बच्चा है, मेरी बेटी अनाया है यह।" यह कहकर मैं बैठ गई। मेरी बात सुनकर मम्मी मुझे अविश्वास भरी निगाहों से देखने लगीं। पापा, जो अभी अभी दफ्तर से आए थे, मेरी आवाज सुनकर वे भी कमरे से बाहर आ गए। मेरी बात सुनकर वे कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गए। मम्मी मुझे देखकर बोली, "क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारा बच्चा? मगर तुम प्रेग्नेंट कब हुई?" मैंने गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे उन्हें सारी परिस्थितियां बता दी। आज मैंने उन्हें वो सब बता दिया जो मेरे साथ होता आया था। वरना मैं अपने माँ बाप को कभी यह नहीं बताती थी कि ससुराल में मेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मेरे माँ बाप मुझे फटी फटी निगाहों से देख रहे थे। पापा अचानक बोले, "तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी सास और तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? मैं तुम्हारा खर्च उठा सकता हूँ, मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिला सकता हूँ। मैंने कहा था कि तुम्हें अपना घर बसाना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि तुम खुद को मरने के लिए वहां रखो। तुम्हारे बाप के बाजुओं में अभी इतनी ताकत बाकी है। मैं तो सोच रही थी कि मेरे माँ बाप मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, बल्कि मुझसे कहेंगे कि इस बच्ची को भी छोड़ दो और अपना घर बसाओ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि पापा का यह रिएक्शन देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। सच में माँ बाप अलग ही होते हैं। उनके जैसा न इस दुनिया में कोई है, न कभी कोई होगा। मम्मी भी मेरे पास आकर मुझे गले से लगा लिया। अपनी माँ का यह स्पर्श महसूस करते ही मेरी आंखों से जारो कतार आंसू बहने लगे। मम्मी मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, "न मेरी लाडो, इन आंसुओं को ऐसे इंसान के लिए मत बहा। अगर मुझे पता होता कि मेरी बच्ची इतनी तकलीफ में है, तो मैं तुझे वहां कभी न रहने देती। हाँ, मुझे अंदाजा था कि वे तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वे तुझे नौकरानी की तरह रखते थे। यह कहते ही उन्होंने उस बच्ची की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। अचानक उन्होंने हाथ बढ़ाकर उस मासूम बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और बोले, "बहुत प्यारी है तुम्हारी बेटी, ऊपर वाला इसके नसीब अच्छे करे। वैसे कुछ पता चला कि यह बच्ची किसकी है?" मैंने सिर को हल्का सा झुकाया और फिर अपनी माँ को वह बातें भी बता दी जो उस अजनबी औरत ने मुझसे कही थी। कुछ पलों के लिए मुझे उसकी बातों पर शक हुआ, मगर जो निशान उसने बताए थे उन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मम्मी पापा यह बातें सुनकर और भी ज्यादा भावुक हो गए। अचानक पापा ने हाथ बढ़ाकर मेरी अनाया को अपनी गोद में लिया और प्यार से संभालते हुए बोले, "यह हमारी नातिन है, तुम परेशान मत हो, हम इसका ख्याल रखेंगे। शायद ऊपर वाले ने हमें इसी के लिए चुना है। शायद यही वजह है कि आज तुम्हारे ससुराल वालों का असली चेहरा भी हमारे सामने आ गया।" यह कहते ही उन्होंने प्यार से मेरी अनाया के माथे पर चुम लिया। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। मैं अपने माँ बाप के घर में ही रहने लगी। जब भी मैं अनाया को देखती तो मुझे उस औरत की बातें याद आ जाती और मेरा कलेजा फटने के करीब होता। मैं तुरंत अपनी अनाया को सीने से लगाकर उसके चेहरे को चूम लेती। मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी अनाया को बहुत कामयाब बनाऊंगी, उसे ऐसी जिंदगी दूंगी जिसकी हर लड़की कल्पना करती है। मैंने अपनी अनाया के लिए बहुत कुछ सोच लिया था। पापा अभी तक मेरी बेटी का खर्च उठा रहे थे, मगर अब मैं और उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उनके इस एहसान की मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी कि उन्होंने मुझे अपनाया।
घर में पनाह दे रखी थी। यही सोचकर मैंने आज पापा और मम्मी से इस बारे में बात करने के लिए सोचा था। कई बार मैं बैठकर सोचती थी कि मेरी जिंदगी किस तरह बदल गई है। कल तक जो मैं अपने पति और सास की बातें बर्दाश्त कर रही थी, सिर झुका के उनके हर जुल्म को चुप करके सह रही थी, आज एक बच्ची की माँ बन चुकी थी और अपने पति और सास को छोड़कर अपने माँ बाप के घर में बैठी हुई थी। मैं मम्मी पापा के कमरे में दाखिल हुई थी। वह अनाया के साथ खेल रहे थे। मुझे देखकर पापा ने फौरन ही मुझे बैठने के लिए कहा था, जबकि मैं उन्हें देखते हुए बोली, मुझे आप दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ आप दोनों के लिए यह बात थोड़ी तकलीफदेह होगी, लेकिन पापा, यह हकीकत है, यह मेरा फ़र्ज़ है, और जब मैंने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है तो मुझ पर लाजिम है कि मैं इस जिम्मेदारी को बहुत एहतियात से पूरा करूं। मेरी बात सुनकर पापा ने सिर को हल्की सी झुका दिया था और भी ध्यान से मेरी तरफ देखने लगे थे। मैं उन्हें देखते हुए बोली, पापा, मैंने सोचा है कि मैं नौकरी करूंगी और अपनी बेटी का खर्चा खुद उठाऊंगी। मैंने सोचा है कि मैं अनाया को एक शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की बनाऊंगी, उसे समाज से लड़ने का हुनर सिखाऊंगी। मैं उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनाना चाहती जैसी मैं थी। मैं नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी मेरी जैसी हो। बेशक यह मेरे पेट की जनी हुई औलाद नहीं है, मगर यह अब मेरी रूह का हिस्सा है। यह मेरी बेटी है। मैंने इसकी जिम्मेदारी उठाई है, तो मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह इसकी परवरिश की है, और इस चीज के लिए मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। मैं बहुत ही संभल कर अपने शब्दों का चुनाव कर रही थी। पापा मेरी तरफ देखते हुए बोले थे, ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगता है तुम करो। तुम नौकरी तलाश करो। अगर तुम्हारे मयार के मुताबिक नौकरी मिल जाती है तो तुम नौकरी करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पापा की बात सुनकर मम्मी फौरन बोली, आप क्या बात कर रहे हैं? हमारी बच्ची नौकरी करेगी? अब इतने बुरे दिन भी हम पर नहीं आए हैं। हम अपनी नातिन का और अपनी बेटी का खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। जबकि पापा बोले थे, वह बिल्कुल ठीक बोल रही है। पता नहीं हमारी जिंदगी कब तक है, हम कब तक इनके सिर पर हैं। अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरी बेटी किस तरह इस दुनिया में गुजारा करेगी? और मुझे मालूम है कुछ दिन बाद मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रहेगी कि मैं इस घर का खर्च चला सकूं। मेरी बेटी को ही अब सब कुछ करना है। वह मेरी तरफ देखते हुए साफगोई से बोले थे, जबकि मुझे मालूम था उनके लफ्जों के पीछे छुपा हुआ राज क्या है। मैंने आंखों में आई हुई नमी को सख्ती से साफ किया था और अचानक ही कदम ब कदम चलती हुई अपने पापा के गले से लग गई थी। वे यह सब बातें इसलिए बोल रहे थे ताकि मैं मजबूत बन जाऊं। वाकई उनकी बात ठीक थी। मुझे अपनी जिंदगी का भी भरोसा नहीं था, मगर मैं चाहती थी कि मैं खुद को इतना बना लूं कि मेरी बेटी अपने आप को संवार ले। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया था। मेरे पास ज्यादा तालीम नहीं थी। मैंने सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। मुझे उसी हिसाब से अपने लिए नौकरी तलाश करनी थी। मैं अब गौर से अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगी थी। 10 साल बाद सबसे संपर्क होने वाला था, क्योंकि शादी के बाद न मेरे पति ने मुझे इस चीज की इजाजत दी थी कि मैं अपने पुराने दोस्तों से संपर्क रख सकूं, और न ही मेरी सास ने। मैंने फौरन ही अपने घर की टेलीफोन डायरी निकाली थी और अपने उन दोस्तों को फोन करने लगी थी जिनके बारे में मुझे पता चला था कि वे लोग बहुत कामयाब हो गए हैं। मैंने सबसे पहले विराज को कॉल लगाई थी। मुझे मालूम हुआ था कि उसने बहुत कामयाबी हासिल कर ली है और वह जिस ऑफिस में काम करता है वहां पर वह कई लोगों को नौकरी भी दिलवा चुका है। मम्मी पापा ने ही मुझे यह सब जानकारी दी थी। मैंने फौरन ही विराज को कॉल लगाई। पहले उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया था। आखिर 10 साल बाद किसी लड़की का अचानक से संपर्क करना हर किसी को ही हैरान कर सकता है। लेकिन जब मैंने अपना अच्छी तरह से हवाला दिया तो वह फौरन ही मुझे पहचानकर खुशी से बोला, यार तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है कि हम सबके बीच क्या क्या हो चुका है? जबकि मैंने सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, विराज, मुझे तुमसे मुलाकात करनी है। मैं तुमसे मिलकर एक तफसीली बात करना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में भी बहुत कुछ बदल गया है। अभी फिलहाल मुझे एक नौकरी की जरूरत है। अगर वक्त पर मुझे नौकरी नहीं मिली तो बहुत ज्यादा मसले पैदा हो जाएंगे। मैं और कुछ कहती उससे पहले ही वह बोला, अच्छा, तुमने मैट्रिक के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखी थी? मैंने उसे अपनी तालीम के बारे में सारी बातें बताईं, जबकि वह मेरी सारी बातें सुनकर बोला, तुम्हारे लिए कोई खास नौकरी तो नहीं होगी? हाँ, एक नौकरी है। हमारे कारखाने के अंदर पैकिंग का काम किया जा रहा है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वहां फिट करवा दूं।
मैं फौरन ही बोली, वहां की तनख्वाह कितनी होगी? उसने मुझे बताया था कि अभी शुरुआत में तो तुम्हें 8,000 ही दिए जाएंगे। हाँ, अगर तुम्हारा काम अच्छा लगा तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। मैंने फौरन ही भगवान का शुक्र अदा किया कि कुछ न होने से बेहतर है कि कुछ होना। मैंने फौरन ही इस नौकरी के लिए हाँ बोल दी थी। अगले दिन अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारी अपनी मां पर डालकर मैं इस नौकरी के लिए निकल गई थी। मेरा दिल बहुत अजीब सी कैफियत का शिकार हो रहा था। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी नौकरी के सिलसिले में अपने घर से कदम बाहर नहीं रखा था। पापा ने ही मेरी हर जरूरत को पूरा किया था, और शादी के बाद मेरे पति ने मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा था। मगर अब मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती थी। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैं एक लंबी दूरी तय करके विराज के कारखाने पहुंच गई थी। वह वहां पर मैनेजर का काम कर रहा था, मगर उसकी ड्यूटी किसी और डिपार्टमेंट में होती थी। उसने मुझे देखते ही गले से लगा लिया और हैरानी से बोला, तुम्हें देखे बरसों हो चुके थे। अक्सर जब हम सब मिलते हैं तो तुम्हारा ही जिक्र करते हैं कि हमारे ग्रुप में भी कोई था, मगर अब वह कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं। तुम कैसी हो? मैंने हल्के से सिर हिलाया। विराज को देखकर मुझे अपनी क्लास की सारी यादें ताज़ा हो गईं। मैंने उसे अपने ऊपर बीती हर कहानी बतानी शुरू कर दी, और जब मैंने अपनी इनायत की वह बात बताई जो उस औरत ने मुझे बताई थी, वह सुनकर विराज ने सकते की हालत में मुझे देखा और कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए जितना हो सकेगा मैं करूंगा। मैंने तुरंत ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि सही समय पर मुझे विराज का ख्याल आ गया, वरना मैं और भी परेशान हो जाती। न जाने नौकरी के लिए मुझे कहाँ कहाँ भटकना पड़ता। उसने सच में मुझे पैकिंग डिपार्टमेंट में नौकरी दिलवा दी। अब मैं रोजाना नियम से वहां काम करने लगी। वक्त तेजी से बीत रहा था। मुझे यहां काम करते हुए 6 महीने का समय हो चुका था। इस 6 महीने में विराज ने मेरा बहुत ख्याल रखा। वह मुझे हर चीज सिखाता था। कंपनी में भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, जो मेरी बहुत ज्यादा परवाह करते थे। आज मैं काफी थककर घर लौटी थी, क्योंकि मैंने ओवरटाइम भी किया था। मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे अच्छी रकम चाहिए थी, और वह सिर्फ 20,000 में पूरी नहीं हो सकती थी। जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने अचानक अपने माँ बाप को देखा, जिनके चेहरे पर सांप सूंघा हुआ था। मेरी बेटी नीचे जमीन पर लेटी खेल रही थी। मैं मम्मी को देखते हुए बोली, क्या हो गया आपको? इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही है? मेरी आवाज सुनकर वह होश में आई। उनकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, जबकि पापा भी सिर झुकाकर बैठे हुए थे। मैं और ज्यादा घबरा गई। फौरन अपनी मम्मी के पास जाकर बोली, ऐसा हुआ क्या है जो आप रो रही हैं? तभी वह अचानक खड़ी हुई और मुझे अपने सीने से लगाकर और भी जोर जोर से रोने लगी। अब मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे। न जाने ऐसा क्या हो गया था जो वह इतना ज्यादा रो रही थी। मैंने उन्हें झकझोरा और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, हुआ क्या है? बताइए मुझे। इस तरह रोकर मुझे और परेशान मत करें, भगवान के लिए। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और गम सह सकूं। मेरा गुस्सा देखकर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और अचानक एक कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने अनजाने में उनकी तरफ देखा, और जब उस कागज की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरा दिल मर गया हो। मैं सांस लेना तक भूल गई। बेशक मैंने बिक्रम को छोड़ दिया था, मैं उसके घर से निकल आई थी, मगर मैंने कभी यह नहीं चाहा था कि मेरी शादी उससे खत्म हो जाए। उसने मुझे तलाकनामा भेजा था। मैं वहीं सिर पकड़कर बैठ गई। यह कैसी परीक्षा मेरे सामने आ गई थी? पहले घर से निकाल दिया जाना, फिर एक बच्ची का मेरी जिंदगी में आना, और अब तलाक। मैं बहुत ज्यादा अजीब सी टेंशन में पड़ गई थी। काफी देर तक मैं सन ही बैठी रही थी, और फिर अचानक ही मेरी बेटी ने रोना शुरू कर दिया था। मेरी नजरें बेसख्ता मेरी अनाया पर गई थीं, और फिर मैं अपने हर गम को भूल गई थी। मैंने उस तलाकनामे को एक तरफ फेंक दिया था और अपनी अनाया को सीने से लगाकर अपने माँ बाप की तरफ देखते हुए बोली थी, मुझे कोई गम नहीं है मम्मी। ये शख्स मेरी जिंदगी में रहे या नहीं रहे, ये तो उस दिन ही मेरी जिंदगी से चला गया था जब इसने मुझे आवारा बदचलन औरत कहकर इस घर से निकाल दिया था। आपको बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला बहुत बड़ा है। यह बोलकर मैं कमरे में आ गई थी और खूब रोने लगी थी। मुझे आज सब कुछ याद आ रहा था। जिस तरह मेरी विक्रम से शादी हुई थी, मैं उस घर में गई थी। मेरा इस्तकबाल किया गया था। शुरुआत के दिन मुझे सुकून के दिए गए थे, और फिर मुझ पर जिम्मेदारी डाल दी गई थी कि मैं हर हाल में बच्चा पैदा करूंगी।
मैंने अपना चेकअप भी करवाया था, खूब इलाज भी करवाया था, लेकिन शायद मेरे नसीब में औलाद नहीं थी। अभी मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रही थी जब अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने अपना सर झटका था क्योंकि मम्मी पापा बाहर थे। वो कोई ना कोई दरवाज़ा खोल देते। अचानक ही मुझे आवाज़ आई थी जैसे घर के अंदर बहुत सारे लोग घुस रहे हों। मैं फौरन अपनी अनाया को गोदी में उठाकर बाहर आ गई थी। सामने ही एक सूटेड बूटेड आदमी खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में बेचैनी के इशारे थे, चेहरे पर उलझन ही उलझन मौजूद थी। अचानक ही वह मेरे पास आया था और मेरी अनाया को मुझसे छीनने लगा था, जबकि मैं हैरानी से उस आदमी की तरफ देख रही थी कि वह क्या कर रहा है। वह मुझसे मेरी अनाया को क्यों छीन रहा था? जब उसने मेरी तरफ देखते हुए बोला था, मेरा नाम राजवीर है और यह बेटी मेरी है, जबकि मैं उसे फटी फटी नज़रों से देखते हुए बोली थी, दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? और फिर उसने मुझे वो बात बताई थी जिसे सुनकर मैं बिल्कुल दम्ब खुद रह गई थी। उस औरत की बात और उस आदमी की बात बिल्कुल सही थी। उस रोज़ मुझे उस औरत ने मिलकर बताया था कि यह बच्ची एक बड़े आदमी की बेटी है, मगर उसकी माँ एक तवाइफ थी। उस आदमी ने तवाइफ से अपनी हवस पूरी कर ली थी और फिर उसके पेट में यह बच्चा छोड़कर चला गया था। और जब वह तवाइफ उस घर में गई और बच्चा पेश किया तो उन लोगों ने कहा था कि फेंक दो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, हम तुम जैसी औरत से अपना बच्चा कभी नहीं लेंगे। और फिर उस तवाइफ ने उसी अस्पताल में बच्चा पैदा करके काले शॉप पर मैं डालकर कचरे के ढेर में फेंक दिया था। उस बच्चे की पीठ पर बर्थमार्क था और यही चीज़ उस आदमी ने मुझे कही थी। मैं फटी फटी नज़रों से देखते हुए जमीन पर बैठती चली गई थी। अचानक ही न जाने मुझे क्या हुआ था कि मैं उस आदमी के पैरों को पकड़कर जार जार रोने लगी थी और उसे देखते हुए नम लहजे में बोली थी, खुदा के लिए ऐसा जुल्म न करो, तुम्हारे घर वाले इस बच्ची को कभी कबूल नहीं करेंगे। इसको इस तरह से मत लेकर जाओ, सब इसको रसवा कर देंगे। मेरी अनाया मुझे दे दो, मैं इससे पाल लूंगी। मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरे पास यही एक बहुत बड़ा सहारा है जिससे मैं जिंदा रहूंगी। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और फिर उसने वह बात कही थी जिसे सुनकर मेरे माँ बाप एकदम बेचैन हो गए थे और मुझ पर तख्ता तारी हो गया था। वह आदमी मुझे देखते हुए बोला था, अगर तुम्हें इस बच्ची से इतनी मोहब्बत है और तुम अपना घर भी बर्बाद कर चुकी हो और चाहती हो कि इसकी परवरिश करो, तो अभी के अभी मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें एक आलीशान जिंदगी दूंगा, बस बदले में तो मुझे वफादारी देना। अगर चाहती हो कि तुम्हारी बेटी, जिसे तुम अनाया कहती हो, उसकी परवरिश करो तो मेरा साथ कबूल कर लो। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया था। मैं अजीब परेशानी में पड़ गई थी। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था। विक्रम मुझे छोड़ चुका था, माँ बाप का सहारा था, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मुझ जैसी लड़की की सारी जिंदगी की फिक्र कर सकें। और अब जो मोहब्बत मुझे अनाया से हो गई थी, उसका कोई नुम्बल नहीं था। बेशक वह मेरे पेट की औलाद नहीं थी, मगर जो रिश्ता मेरा अनाया के साथ बन चुका था वह किसी शब्दों का मुठाज नहीं था। मैंने आंखें बंद की थीं और कुछ सोचकर अपना हाथ उस अजनबी आदमी के हाथ में दे दिया था। उसने सच में मुझसे उसी वक्त शादी की थी और अपने साथ मुझे ले गया था। मेरे माँ बाप ने मुझे ढेरों ढेर दुआएं दी थीं। उनकी बस यही दुआ थी कि इस आदमी से हमारी बच्ची का ख्याल रखना। वह बिल्कुल खामोश था। मैंने उसकी हवेली देखकर चौंक गई थी। मैं समझ चुकी थी कि मुझे यहाँ पर सिर्फ अनाया की माँ का किरदार अदा करना है और मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। राजवीर ने मुझे बहुत इज्जत दी थी, मुझे बहुत मोहब्बत दी थी। कई दिनों बाद जाकर मुझे यह बात मालूम हुई थी कि राजवीर उस तवाइफ के पेट में बच्चा छोड़कर जरूर गया था, मगर उसे यह बात नहीं मालूम थी कि वह बाप बनने वाला है। और जिस वक्त वह तवाइफ उसके पास आई थी वह घर पर मौजूद नहीं था। उसकी माँ ने ही उसे घर से निकाल दिया था। और जब उसे यह पता चला कि उसकी बेटी हुई है और उसे मैं पाल रही हूँ और एक खुशहाल जिंदगी दे रही हूँ, तो उसने उसी वक्त तय कर लिया था कि वह मुझे अपनी पत्नी बनाएगा। और जब उसे यह पता चला कि मैं उसकी ही बेटी के खातिर अपना घर बर्बाद कर चुकी हूँ, तो उसने मेरा साथ कबूल कर लिया था। खुदा ताला ने मुझे पूरे 1 साल बाद एक प्यारा सा बेटा नवाजा था, जबकि मैं दंग थी। वाकई ऊपर वाले के भेद वही जानता है। अब मैं राज के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जिंदगी में इस जैसा इंसान है। दोस्तों,
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।